नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि हेल्पफुल हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए और सीडीएस एनडीए के लिए। इस सीरीज में हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, पहला वीडियो लेकर के आए हैं कॉमन एरर्स का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। इसके आगे के वीडियोस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। यहां पर क्या है, ये जो क्वेश्चंस है ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो हम शुरुआत से देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। यू इज करेक्ट। यू के साथ मस्ट का यूज हुआ है, दिस मॉडल वर्ब। आइदर यूज हो गया तो आइदर के साथ में और यूज होना चाहिए, या तो आइदर ऑफ होता है या नाइदर ऑफ होता है। या तो हम यूज करते हैं आइदर ऑफ, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, या फिर हम यूज करते हैं नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं। तो यहां ऑफ नहीं लगा हुआ, तो इसके बाद में हमारा आइदर के साथ में दूसरा कौन से बनता है, आइदर और, या तो या एंड नाइदर नॉर, ना तो ना। तो यहां पर आइदर के साथ में और होना चाहिए था, तो देखते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर, यानी कि या तो आपको रेगुलर रहना चाहिए विद योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। तो विद योर स्टडीज होता है या इन योर स्टडीज होता है, तो रेगुलर विद योर स्टडीज होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है, साउंड करता है इन योर स्टडीज, पढ़ाई में अच्छे से रहो, रेगुलर रहो, लेकिन रेगुलर विद योर स्टडीज सही प्रीपोजिशन है। एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, तो यहां पर एंड यूज नहीं होगा, यहां पर आप और यूज करेंगे। तो बस आप पर्टिकुलर टॉपिक को ना देख करके अगर आप मिसलेनियस भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली कॉमन एरर्स पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका मिस्टेक है वो पार्ट में है, आपके थर्ड पार्ट में। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको अपनी स्टडीज के साथ में बने रहना चाहिए या फिर एग्जामिनेशन से पहले लंबे समय तक पढ़ाई करनी चाहिए। एक और चीज आपको बता दूं, मस्ट यहां पर दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहा है। एक तो बी रेगुलर, तो एक तो बी को कनेक्ट कर रहा है, बी को V1 बोला जाएगा, और दूसरा स्टडी को कनेक्ट कर रहा है। तो यू मस्ट बी रेगुलर, यू मस्ट स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है और से। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंजंक्शन से हम कोई भी दो सेंटेंसेस या वर्ब्स जोड़ते हैं तो जो सिमिलर रहता है वो एक ही बार यूज होगा। जैसे यू विल आइदर गो और स्टे हियर। अब यहां पर स्टे एंड गो को ये विल जोड़ रहा है, तो ये विल हेल्पिंग वर्ब गो के लिए यूज हुआ है और यही विल हेल्पिंग वर्ब इस स्टे मेन वर्ब के लिए यूज हुआ है। तो यही मस्ट यहाँ पर बी के लिए यूज किया गया और यही मस्ट यहाँ पर स्टडी के लिए यूज किया गया। बस एंड की जगह पर और होना चाहिए, आइदर और। क्वेश्चन नंबर 2, शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। अब यहाँ पर पिक्ड ऑन द ट्रेल नहीं होता, पिक अप द ट्रेल होता है। पिक अप द ट्रेल का मतलब होता है किसी के पैरों के निशानों के ऊपर चलना या फिर उसको पहचान लेना। तो यू विल गो विद पिक अप द ट्रेल, पिक अप द ट्रेल। तो इसको मैं लिख देता हूं, पिक अप द ट्रेल, इसका मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो अ फ्यू फुटप्रिंट्स। आप मुझे ये बताइएगा, फिंगरप्रिंट्स क्यों होता है, फिंगर्स प्रिंट्स क्यों नहीं होता, एंड फीट प्रिंट्स क्यों नहीं होता, फुटप्रिंट्स क्यों होता है। तो फुट ही क्यों लिखते हैं, फीट क्यों नहीं लिखते, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ISPs यानी कि प्रोवाइडर्स। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी शॉर्ट फॉर्म का, एब्रिविएट फॉर्म का हम प्लूरल बनाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना है MP, तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, और मैं बहुत सारे MP लिखूंगा तो M और फिर P, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, उसके बाद में इसको प्लूरल बना दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करना चाहिए हमको, विद ओपन नेटवर्क्स, यानी कि हमें एक ओपन नेटवर्क्स प्रोवाइड करने चाहिए,
एंड शुड नॉट ब्लॉक, और उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेट, और भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के लिए और कंटेंट के लिए, दैट राइट्स ओवर दोज नेटवर्क्स, यानी कि जो उन नेटवर्क के ऊपर चलते हैं या चलाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड नॉट प्रोवाइड अस विद ओपन नेटवर्क एंड शुड नॉट ब्लॉक, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हमें ओपन नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करने, सॉरी, शुड प्रोवाइड अस ओपन नेटवर्क, यानी कि हमें ओपन नेटवर्क्स प्रोवाइड करनी चाहिए। एक और चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रोवाइड अपने साथ में विद प्रीपोजिशन लेता है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, जैसे माय फादर प्रोवाइडेड मी, अब यहां पर मी आ गया, अ स्कूटर, मेरे पापा ने मुझे एक स्कूटर उपलब्ध कराया, तो यहां पर प्रोवाइडेड मी विद अ स्कूटर यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, आईएसपीज को हमें प्रोवाइड करना चाहिए ओपन नेटवर्क्स, एंड शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट, और ब्लॉक नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेट के साथ में कभी भी फॉर प्रीपोजिशन नहीं आता, यहां पर आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो अगेंस्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट, यानी कि अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, it is neither related to passivity and weakness nor is it about confirmation or mediocrity। तो देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि acceptance is not about allowing everything to occur or to go on। go on का मतलब क्या होता है, go on का मतलब होता है जारी रहना, किसी भी काम को चलते रहना, एंड अकर का मतलब क्या होता है, अकर का मतलब होता है एक तरीके से प्रतीत होना। तो ये कहना चाह रहा है कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकृति जो है सब कुछ होने या चलने देने के बारे में नहीं है। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट, एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया स्वीकृति, तो स्वीकृति नहीं है के बारे में, अलाउ, किसी भी चीज को अलाउ करने के लिए, एवरीथिंग, सब कुछ अलाउ करने के लिए नहीं होता, टू अकर, तो स्वीकृति सब कुछ होने या चलने दे के बारे में नहीं है। और उसके बाद में कह रहा है इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी, पैसिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिव का उल्टा होता है, अपोजिट होता है पैसिव, पैसिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, यह निष्क्रियता और वीकनेस। तो ये कह रहा है यह ना तो निष्क्रियता और कमजोरी से संबंधित है, और फिर नॉर इट इज अबाउट कंफर्मेशन और मेडिक्रिटी, और ना ही ये सामान्यतः, कंफर्मेशन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल भी सामान्य, और बिल्कुल पुष्टि करना, और मेडिक्रिटी मतलब बिल्कुल सामान्य होना। तो ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, स्वीकृति सब कुछ होने या चलने देने के बारे में नहीं है। इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, ना तो यह निष्क्रियता और कमजोरी से संबंधित है, रिलेटेड मतलब संबंधित, ना ही पुष्टि और सामान्यता से संबंधित है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस इज अ नाउन, इज नॉट अबाउट, ये बिल्कुल सही है। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो आईएनजी में आती है, इट्स अ केस ऑफ जीरंड। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब दिखाई दे, जैसे कि ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में ये वर्ब दिखाई दे तो ये आईएनजी में आएगी। अलाउइंग अबाउट एवरीथिंग टू अकर, टू के साथ हमेशा V1 यूज होता है, और टू गो यानी कि प्रतीत होने में या चलने देने में नहीं है स्वीकृति का मतलब। इट इज नाइदर रिलेटेड, यह ना तो संबंधित है, टू पैसिविटी, पैसिविटी से, तो रिलेटेड टू, तो टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ये पैसिविटी नाउन है, और जहां कहीं भी टी वाई लग जाए वो नाउन होता है, याद रखिएगा। तो इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस नॉर इज इट अबाउट, तो ये इज इट अबाउट हुआ है, तो यहां पर इन्वर्जन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन्वर्जन यानी कि वर्ब पहले, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, नॉर इट इज अबाउट, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो ये वाला पार्ट हमारा गलत था, तीसरा पार्ट, तो इसको या तो हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, नॉर इट इज अबाउट कंफर्मेशन और मेडिक्रिटी, या फिर नॉर टू डायरेक्ट प्रीपोजिशन से जोड़ सकते हैं, नॉट टू कंफर्मेशन।
एक बार और सुनेंगे इसको। Acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness nor to confirmation or mediocrity, या तो ऐसे होना चाहिए, या फिर nor it is about confirmation or mediocrity, यानी कि is it नहीं आएगा, it is आएगा, is it नहीं आएगा, it is आएगा। यहां पर इन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, या फिर हमको डायरेक्ट इसको हम to से भी कनेक्ट कर सकते हैं, nor। ठीक है। Question number 5. Due to the snow, the marks was unrecognizable. तो unrecognizable का मतलब होता है जिसको पहचाना ना जा सके। तो due to the snow की वजह से the marks was, तो यहाँ पर marks दे रखा है और यहाँ पर was दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, were आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यहाँ पर marks है। Due to the snow is not subject, snow की वजह से, तो it's not working as subject, it is a phrase। The marks were unrecognizable, marks जो थे वो unrecognizable थे, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द फर्स्ट कार, यह पहली कार है, फॉर आवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड के लिए, यहीं पर गलती लग रही है, फॉर आवर नेबर होना चाहिए। यहां पर ये कह रहा है दिस इज द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबर, या दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ आवर नेबर, ये भी सही है और ये भी सही है। तो पहले पार्ट में गलती थी मिस्टर शर्मा की, हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा की, तो ही इज आवर नेबर या ही इज माय नेबर मिस्टर शर्मा बोलेंगे, नेबरहुड नहीं बोलेंगे। तो ये अंतर क्या है नेबर और नेबरहुड में? नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और नेबरहुड का मतलब होता है विसिनिटी यानी कि पड़ोस। तो नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर नेबरहुड की जरूरत नहीं है, नेबर पड़ोसी के लिए बोला गया है, तो ही इज माय नेबर मिस्टर शर्मा बोलेंगे ना कि नेबरहुड। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ अवर या फॉर अवर नेबर मिस्टर शर्मा, यह हमारे नेबर मिस्टर शर्मा की नई कार है या उनके लिए नई कार है। हु हैज अ हार्ड टाइम बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर, इन्होंने काफी अच्छा समय ये बिताया है, या इन्होंने काफी मेहनत की है, या फिर काफी हार्ड टाइम व्यतीत किया है, बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर, यानी कि अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ पुराने स्कूटर पर अभी उनकी नई कार आई है। क्वेश्चन नंबर 7, सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सशी, सशी का मतलब होता है ये एक जापानी भोजन है। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सशी, तो तुम अगली बार या नेक्स्ट टाइम जो है सशी खा रहे हो। यू एग्जैक्टली नो, तो तुम जानते हो, व्हाट टू डू विद द एक्स्ट्रा वसाबी, तो एक्स्ट्रा वसाबी जो है उसका एक तरीके से ये भी एक सब्जी का नाम है, ऑयल कह सकते हैं, ये भी जापानी है। तो एक्स्ट्रा वसाबी के साथ क्या करना चाहिए? दैट हैव कम अलोंग, जो इसके साथ आया है। तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे ये सारे वीडियो सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो इसके ठीक एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। जैसे आई मेट राम हु इज इंटेलिजेंट, आई मेट अ बॉय हु वॉज इंटेलिजेंट, तो यहां पर वॉज जो यूज हुआ है वो बॉय की वजह से यूज हुआ है, हु से पहले बॉय यूज हुआ। आई मेट मैनी बॉयज हु वर इंटेलिजेंट, तो यहां पर वर जो यूज हुआ वो बॉयज की वजह से यूज हुआ। तो इसको अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। बाकी का विद रिलेटिव प्रोनाउन उसके ठीक बाद में जो वर्ब आती है, तो यह वसाबी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और हैव की जगह पर होना चाहिए हैज। तो हम एक एक वर्ड को अगर देखेंगे तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बस सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। लोग कह देते हैं कि 100 कॉमन रूल्स ऑफ कॉमन एरर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल गिने चुने 25 से 30 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो घूम फिर करके यूज होते रहते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन का थोड़ा सा एरिया ज्यादा है, उसको हम देखेंगे। बाकी का क्वेश्चन नंबर 8, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट, उनको जो भी जरूरत है वो है कॉन्टैक्ट को फीड करना, डिटेल्स को फीड करना। फीड द IMEI नंबर को फीड करना, टू रिसीविंग, टू के साथ रिसीव,
आएगा, RECEIVE। ये टू एक इन्फिनेटिव है, तो यहां पर V1 यूज होना चाहिए। इन्फिनेटिव मतलब टू एंड V1। और ध्यान रखिएगा जहां पर टू के साथ ING आती है वो इन्फिनेटिव नहीं होता, वो टू प्रेपोजिशन होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझिएगा, जैसे कि विद व्यू टू, या फिर इज MR के बाद में यूज टू, या फिर हम यूज करें आपका लुक फॉरवर्ड टू, तो इन टू के साथ में हम ING यूज करते हैं क्योंकि वो टू प्रेपोजिशन होते हैं। बाकी का इन्फिनेटिव टू के साथ V1 आता है, तो टू रिसीव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन। दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज करती है, तो देखिए पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ एस और एस तो आएगी नहीं। अ मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर विमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर साउंड क्या कर रहा है सेंटेंस का, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है उन्होंने जो दिया हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज करती है एक मेगा फंक्शन, एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है त्यागराज स्टेडियम में प्रमोट करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को और विमेन गर्ल्स को। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो हर साल करती है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा करती है। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस अगर होना चाहिए तो उसमें कुछ एडवर्ब्स होने चाहिए, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, ऐसे करके एडवर्ब्स होने चाहिए। या फिर कोई भी चीज हैबिचुअल है, रिपीटेड है, रेगुलर है और परमानेंट है, ये चार कंडीशंस होनी चाहिए। हैबिचुअल हो, रिपीटेड हो, रेगुलर हो, परमानेंट हो। हैबिचुअल हो, रिपीटेड हो, रेगुलर हो या परमानेंट हो, ये चारों की चारों चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो सेंटेंस साउंड्स इन पास्ट। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तो यू विल गो विद सेकंड फॉर्म, ORGANISED। तो सेंटेंस साउंड करता है पास्ट को, क्योंकि यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि ये रिपीट होती है ये कार्यक्रम, या ये कार्यक्रम रेगुलर चलता है, या ये कार्यक्रम परमानेंट है, या ये कार्यक्रम हैबिचुअल है। तो रिपीटेड, रेगुलर, परमानेंट एंड हैबिचुअल कंडीशंस होने पर ही सिंपल प्रेजेंट होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग। भारत में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अमेजिंग है। द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस in 2005 to 180 मिलियन कनेक्शन नाउ। यानी कि जो ग्रोथ है वो 140 मिलियन कनेक्शन से 2005 से लेकर के और 181 मिलियन कनेक्शन तक पहुंच चुकी है अब। इज वेरी इंप्रेस्ड, तो इज वेरी इंप्रेस्ड नहीं होगा, इज वेरी इंप्रेसिव होगा। ध्यान रखिएगा, शी इज वेरी इंप्रेसिव इन टीचिंग, शी इज वेरी इंप्रेसिव इन टीचिंग, she is very impressed in teaching नहीं, she is very impressive in teaching। अगर कोई पैसिव में सेंटेंस होता है, जैसे हम यूज करें I am impressed, ठीक है, मैं इम्प्रेस हूं किसी और पर्सन से, तो हम इम्प्रेस्ड लगा सकते हैं। अदरवाइज that is very impressive, she is very impressive, it is very impressive, या फिर the growth is very impressive। ठीक है, तो ये जो the growth is very impressive है, मेन क्लॉज क्या है, the growth is very impressive। ये ग्रोथ के बारे में पर्टिकुलर बताया गया है कि किस टाइप की ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, कहां की ग्रोथ। पता है क्या है कि अगर हम एवरीडे क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चलेंगे। और प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, व्हेनेवर यू सीक प्रैक्टिस देन टेक अ लिटिल रेस्ट with Uncle Chips and start again with practice. It is said that practice makes the man perfect, but it is also said that there is no one perfect in this world. But practice carries the person towards the perfection, and we are trying to get perfection in our life. That is why go with practice. Only practice आपको आगे तक पहुंचा सकती है। And second thing, complete your books, they will complete you. Okay, this is the Maha Mantra of preparing any competitive exam. तो ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट योर बुक्स, दे विल कंप्लीट यू, कंप्लीट योर प्रैक्टिस सेट्स, दे विल कंप्लीट यू, कंप्लीट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे विल आल्सो कंप्लीट यू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहिएगा हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय बाय, टेक केयर।